तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प बैच। आज हम लोग करने वाले हैं जर्नी इनसाइड एटम, जो हमने पहले लेक्चर में किया था। मेनली जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो हमने लेक्चर 1 में जो पढ़ा था कि यार एटम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जे जे डाल्टन साहब की हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि एटम इंडेस्ट्रक्टिबल है, उनके 5 पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कुछ चीजें वहां पर निगेटिव डिसएडवांटेजेस आ गए थे कि भैया आपने बोला है कि एटम इनडिविजिबल है, एटम डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन एटम के कुछ कुछ एलिमेंट्स को जो एटम्स हैं, जो कुछ कुछ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उससे एनर्जी कैसे निकल रही है जब एटम के अंदर कुछ है ही नहीं। जब एटम को आप इंडेस्ट्रक्टिबल कर सकते हो, एटम को जब आप आगे तोड़ ही नहीं सकते हो, तो एटम के अंदर जब कुछ है नहीं तो एनर्जी कहां से निकल रही है। तो बेसिकली उस डिसएडवांटेज को पूरा करने के लिए हमने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक तरीके से जो लेक्चर 1 का कंटिन्यूएशन है वो लेक्चर 2 में होने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये एक ऐप है हमारा। ठीक है, लाइव हो चुका है, आप प्ले स्टोर पर जाकर चेक कर सकते हो। अभी जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनके लिए आपका अवेलेबल है। आपका ऐप जो ऐप स्टोर है, जो एप्पल वाले यूजर्स हैं उनके लिए अभी बन रहा है, उनके लिए भी बहुत जल्दी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसमें तुमको क्या क्या मिलने वाली है, अभी जाकर तुम रजिस्टर करते हो। सबसे पहली चीज, इसमें कुछ नोट्स नए सिलेबस के हिसाब से मैंने डाल दिए हैं, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर तुम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ कुछ टेस्ट है। टेस्ट बोले तो कि आपको जैसे मान लो आप चैप्टर वाइज कोई कंसेप्ट खत्म करते हो, कोई चैप्टर खत्म करते हो, तो उस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो उन टेस्ट को आपके इस ऐप में लाइव कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जाकर फ्री में लॉग इन साइन अप करना है, रजिस्टर करना है, और उसके बाद आप जाकर वहां पर एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स ऑल इंसर्ट हो रहे हैं इसके अंदर। तो स्टे ट्यून ऑन दिस ऐप। ठीक है, आते हैं वापस अपने लेक्चर पर, अपने मुद्दे पर। तो यार सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब ये तो पता चलेगा कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ चीज होती है। तो एटम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन। कैसे डिस्कवरी हुई भैया, किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज शोन बाय जे जे थॉमसन इन 1897। 1811 तक आपको पता है डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, उसके बाद बहुत सारी चीजें करी, लेकिन 1897 में थॉमसन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि एटम के अंदर भैया कुछ ना कुछ जरूर होता है। और एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी है, जो एग्जिस्टेंस है, उसको सबसे पहले जे जे थॉमसन ने बताया 1897 में। थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो पहले मैं एक्सपेरिमेंट के बारे में तुमको बता देता हूँ, पहले लिख पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा कि उन्होंने क्या किया। He passed a high electric voltage through a gas at very low pressure taken in a discharge tube. Streams of minute particles were given out by cathode or negative electron. These streams of particles और blah blah, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, इसको पढ़ लेना। अब समझते हैं कि भैया एक्चुअल जो जे जे थॉमसन थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए सिंपली एक सेटअप समझ लो। थॉमसन ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, एक ट्यूब ली। ठीक है, एक तरीके का जैसे टेस्ट ट्यूब आप समझते हो, वो ट्यूब ली और उसको वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम कर दिया मतलब उसके अंदर जितनी भी एयर थी वो सब निकाल दी। उसके बाद इसके अंदर एक गैस डाली उन्होंने, कोई गैस डाली होगी, कोई भी गैस डाल दी उन्होंने, एक गैस डाली। अब इस गैस को आपको पता है, इस गैस में कुछ एटम्स होंगे। ठीक है, ओके सर, बाकी सब वैक्यूम कर दिया, इसके अंदर एक गैस डाली। अब इस ट्यूब के अंदर उन्होंने एक कैथोड रखा और एक एनोड रखा। अब ये भैया एनोड और कैथोड क्या है, तो ये सिंपली एक प्लेट्स है। ठीक है, एक तरफ एक प्लेट को रखा, दूसरी तरफ एक प्लेट को रखा, और इनको बैटरी से जाकर कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी जो थी वो हाई वोल्टेज की थी, हाई वोल्टेज वाली बैटरी से जाकर कनेक्ट कर दिया। तो जो पॉजिटिव एंड था बैटरी का, वो इस प्लेट से कनेक्ट हुआ, वो पॉजिटिव प्लेट हो गया और उसको आपने एनोड बोल दिया। ठीक है, जो नेगेटिव एंड था वो जाकर नेगेटिव एक प्लेट पर कनेक्ट हो गई, तो एक नेगेटिव प्लेट हो गई, जिसको आपने कैथोड बोल दिया। तो आई थिंक ये तुमको अभी तक का सेटअप समझ में आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उन्होंने अपनी पावर सप्लाई ऑन करी, तो उन्होंने क्या देखा कि भैया यहां से कुछ रेज निकल रही हैं। कहां से, नेगेटिव वाली प्लेट से, कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं और किधर जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही है। अब इनको ये चीज समझ में आ गई कि भैया कुछ तो ऐसा है जो पॉजिटिव प्लेट खींच रही है नेगेटिव की तरफ। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, आपको ये चीज पता है। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज, क्या कोई नेगेटिव चार्ज को खींच रहा होगा। अब नेगेटिव चार्ज को खींच रहा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि यहां पर एक गैस रखी है, गैस उठा के उधर चली गई, गैस के एटम्स मूव किए होंगे। अब गैस के एटम्स मूव किए हैं तो एटम, डाल्टन साहब ने क्या बोला था कि एटम के अंदर कोई चीज नहीं होती है, लेकिन यहां पर यह दिख रहा है कि एटम आपका निगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है।
जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहा है, तो यहां से जो जे थॉमसन भाई साहब थे, उन्होंने क्या समझा कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्टिकल है, इस वजह से ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। आई थिंक तुमको ये वाला मॉडल समझ में आया होगा, जो जे थॉमसन का मॉडल था, वो इन्होंने ये चीज डिस्कवर करी और बहुत ही कॉमन सेंस है। तुमको भी समझ में आ रहा होगा भाई, कुछ ना कुछ एटम के अंदर नेगेटिव चीज होगी, तभी तो पॉजिटिव की तरफ जाकर घूम रहा है। ऐसा तो है नहीं कोई और चीज ट्रेवल करेगी, गैस के एटम्स ही ट्रेवल करेंगे। और एटम्स क्यों पॉजिटिव साइड ट्रेवल कर रहे हैं? क्योंकि गैस के एटम्स के अंदर कुछ नेगेटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि भैया जो एटम होता है उसके अंदर कुछ नेगेटिव पार्टिकल होता है, और उस नेगेटिव पार्टिकल को क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ठीक है, इसको बोला गया था क्या? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस वाज नोन एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसी को बहुत ही भयंकर तरीके से आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही भयंकर तरीके से एनसीईआरटी में लिख रखा है। लेकिन जब इसको तुम पढ़ोगे तो अब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। ठीक, इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोला गया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। अब जो थॉमसन थे, उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि भैया एटम के अंदर कुछ नेगेटिव पार्ट होता जरूर है। तो ऐसा तो है नहीं कि एटम के अंदर का नेगेटिव पार्ट है, तो आपने देखा होगा तो एटम को स्टेबल है, एटम का स्टेबल है, लेकिन सिर्फ अगर एटम के अंदर सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल रहेगा तो एटम नेगेटिव हो जाएगा, एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन एटम तो पॉजिटिव सॉरी न्यूट्रल होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ एटम्स को छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स हैं वो या तो पॉजिटिवली या ना तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ना तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बैलेंस होता है। ठीक है, वही चीज थॉमसन ने अपने मॉडल में बताया। तो थॉमसन के मॉडल को पढ़ते हैं। थॉमसन का मॉडल क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम, पहला पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर और बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। उन्होंने क्या बोला कि जो एटम होता है भैया, वो एक स्फीयर होता है, एक बॉल की तरह होता है। उस बॉल के पूरे पूरे बॉल के सरफेस पे आपका पॉजिटिव चार्ज फैला होता है, और जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर धंसे हुए होते हैं। ठीक है, पॉइंट पॉइंट जगह जगह पे धंसे हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस भी बन जाता है। दूसरा जो बोला था, दूसरा पॉइंट था कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा वो दोनों इक्वल होंगे, तभी जाकर ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तभी जाकर एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, थॉमसन का मॉडल जो था वो कुछ ऐसा था। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी का फिगर है। थॉमसन ने बोला कि भैया एटम जो होता है वो आपका कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कुछ गोल सा दिखता है। इस गोल के पूरे सरफेस पे जो लाल लाल आपको दिख रहा है ना, पूरे लाल सरफेस एक तरीके से पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहीं जाकर धंसे हुए हैं, कहीं कहीं जगह में। ये थॉमसन ने बोला। थॉमसन ने इसका एग्जांपल वाटरमेलन से दिया। जो आप तरबूज खाते हो, तरबूज में जो ये लाल वाला सफेद सरफेस है, इसको बोला तो इन्होंने कि पॉजिटिव स्फीयर है, और इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, जो इसके अंदर बीज होते हैं, उनको इन्होंने नेगेटिव चार्ज बोला, और उसको बोला कि भैया ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये कुछ एटम की तरह लग रहा है, थॉमसन के एटम की तरह लग रहा है। ठीक है, आप घर में हलवा खाते हो तो पूरा हलवा आपका पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर जो आपने किशमिश काजू वो सारी चीजें डाल रखी है, वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उन्होंने दर्शाया इसको, वैसे उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल बोला, प्लम पुडिंग बोला, ये प्लम पुडिंग है, बट इन क्या बोलते हैं, भारतीय देसी भाषा में, इंडियन देसी भाषा में हम हलवा बोलते हैं। हलवा के अंदर आपने ये सारी चीजें दिखी होंगी। तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है, पूरा हलवा, पूरा जो सूजी है जिसका भी हलवा बना है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो आई थिंक तुमको जो जे थॉमसन का मॉडल था वो समझ में आ गया। अब भैया ये चीज तो हमको समझ में आ गई, ठीक है, जे थॉमसन वाला मॉडल समझ में आ गया, तो डाल्टन को बाइकआउट करते हैं, अब थॉमसन लेकर आते हैं। थॉमसन का मॉडल चला, कुछ दिन चलने के बाद फिर एक नए साइंटिस्ट आए। नए साइंटिस्ट कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक अलग तरीके की चुल थी उनके अंदर। उन्होंने क्या किया, पतली सी गोल्ड फॉइल ली, पतली सी गोल्ड फॉइल ली, पतली सी, इतनी पतली गोल्ड फॉइल ली कि भैया उसके अंदर मुश्किल से एक एक या दो एटम ही एक सरफेस पर रहे, इतनी पतली सरफेस लिया, इतनी पतली गोल्ड फॉइल ली। उसके बाद उसके अंदर उसमें लाइट डाल दी उन्होंने। अब लाइट डाली तो एक तरफ से लाइट देखी, दूसरी तरफ से लाइट, एक तरफ से लाइट डाली और दूसरी तरफ से देखना चाहा, दूसरी तरफ से देखना चाहा, तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया। क्या एक्सपेक्ट किया? पहले हम लोग रदरफोर्ड का पार्ट समझ लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया? दे एम्ड, उन्होंने एम किया एक नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो लाइट की हम लोग बात कर रहे थे ना, वो और कुछ नहीं, अल्फा पार्टिकल्स थे। उसकी एक बहुत ही पतली बीम, बहुत ही पतली जो लाइट होती है, लाइट का वो होता है, बहुत ही पतली तरीके से उनको लाइट पर डाला। उसके बाद एट एन एक्सट्रीमली थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल,
जो थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल का जो शीट था वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही पतला था। अब जो ये अल्फा होता है, इसको आप सिंबल अल्फा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ये पार्टिकल्स आर टेनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम अ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। खैर इनके बारे में हमको नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ ये पढ़ना है कि इसकी एक लाइट बनाकर उन्होंने उस शीट पर डाला। कैसा दिख रहा था? कुछ ऐसा दिख रहा था। थिन गोल्ड की फॉइल ली, पतली गोल्ड की फॉइल ली, उसके कुछ ऐसे एटम्स दिख रहे होंगे, और यहां से आपने बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डाला। क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहली चीज थॉमसन ने एक्सपेक्ट क्या किया था? थॉमसन ने एक्सपेक्ट ये किया था, सॉरी रदरफोर्ड ने एक्सपेक्ट ये किया था, क्योंकि थॉमसन भाई साहब ने बोला था कि जो पूरा एटम होता है, मोस्ट ऑफ द एटम होता है, वो पूरा खाली होता है, वो पूरा पॉजिटिव स्फीयर होता है, मतलब पूरा खाली होता है। तो आपने क्या देखा, जब कोई खाली चीज के ऊपर से आप लाइट डालोगे तो लाइट पूरी निकल कर आ जाएगी। ये चीज एक्सपेक्ट की रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। लेकिन मिला क्या उनको ये मिला कि कुछ 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 मोस्ट पार्टिकल्स जो थे, जो मोस्ट ऑफ द लाइट थी, वो तो पास कर गई अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बिना डिफ्लेक्शन के पास कर गई, सीधा सीधा पास कर गई। लेकिन सम वर शार्पली डिफ्लेक्टेड। शार्पली डिफ्लेक्टेड का मतलब कि कुछ अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर गई, कुछ अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर गई। डिफ्लेक्ट करने के बाद और कुछ ऐसी पार्टिकल्स थी, कुछ लाइट रे ऐसी थी कि वो पता नहीं किस चीज से टकराई वापस आ गई। कुछ ऐसी अल्फा पार्टिकल्स थे जो टकरा कर वापस आ गए, मतलब बाउंस हो गए। पहली चीज, थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला कि एटम खाली है, तो कैसे किसी चीज से वो टकरा कर वापस आ जा रही है? जब एटम खाली है, जब एटम के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि जो अल्फा पार्टिकल है वो जाकर टकरा सकता है, कैसे वापस आ सकता है? जब किसी ना किसी चीज से टकराया होगा तभी वापस आया होगा, तभी वापस आया होगा। तब जे जो रदरफोर्ड थे, सॉरी जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। आप देख सकते हो कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स के लाइट थे वो सीधा सीधा निकल गए, सीधा सीधा निकल गए, सीधा सीधा निकल गए। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे, सॉरी एक मिनट, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट कर गए। जैसे देखो ये पार्टिकल ऐसा ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए, ये वाला पार्टिकल सीधा निकल गया, ये वाला सीधा निकल गया, ये वाला सीधा निकल गया, ये वाला सीधा निकलने से ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गए, अपने लिए डिफ्लेक्ट कर गए। ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये भी जाकर डिफ्लेक्ट कर गया। तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भैया एटम के अंदर कुछ एक ऐसी चीज है जिससे डिफ्लेक्ट कर रहा है, जिससे जाकर वो चीज डिफ्लेक्ट कर रही है। दिख रहा है आपको? यही था रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। थॉमसन मॉडल में क्या बोला जाता था? थॉमसन मॉडल में बोला जाता था कि थॉमसन मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। जो थॉमसन को वापस बुलाया गया कि भैया बताओ क्या हो सकता है, तो ही वॉज फेल्ड एट दैट मोमेंट, वो फेल हो गए इस चीज को समझाने में। पर्टिकुलरली द डिफ्लेक्शन ऑफ सम अल्फा पार्टिकल्स थ्रू लार्ज एंगल्स एट द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। उन्होंने ये चीज इस चीज में फेल हो गए, उस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं क्यों डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्यों वापस बाउंस बैक हो जा रहे हैं, किसी चीज से तो टकरा रही होंगी। लेकिन आपने क्या बोला था? आपने तो बोला था सीधा सीधा है। आपने बोला था क्या कि एटम तो खाली स्पेस है, पूरी सीधी सीधी लाइट निकल जानी चाहिए। तो वहां से जो थॉमसन भाई साहब थे उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, थॉमसन को हटा दिया गया, थॉमसन के मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया जाए। अब रदरफोर्ड की बारी आई, सॉरी हाँ यस रदरफोर्ड की बारी आई। रदरफोर्ड ने फिर अपना एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया और वहीं पर उन्होंने ये बोला कि एटम के अंदर एक पार्टिकल बीच में और होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जिसको आप बोलते हो क्या? न्यूक्लियस। जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियस। ये पूरी एनसीईआरटी का पीडीएफ है। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट बट रिमेन कंसंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियस। थॉमसन क्या बोलते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा फैला हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड क्या बोलते हैं कि भैया जो पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर होता है वो फैला नहीं होता है, वो एक जगह जाकर कंसंट्रेट होता है, एक जगह जाकर एकत्रित हो जाता है, और उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है भैया न्यूक्लियस। ही प्रपोज्ड, उन्होंने क्या बोला? मोस्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। मोस्ट ऑफ द जो एटम होता है वो पूरा एम्प्टी स्पेस का होता है, कुछ ज्यादा से ज्यादा जगह उसकी खाली होती है। एज मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गए, इसका मतलब पूरा एटम खाली होता है। दूसरा चीज, द न्यूक्लियस इज डेंस। न्यूक्लियस बहुत ही डेंस होता है, बहुत ही हैवी होता है। कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम, मतलब अल्फा पार्टिकल क्योंकि टकरा रहा था, अब अल्फा पार्टिकल पहली चीज तो वापस टकरा गया क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब किसी पॉजिटिव चीज से टकराएगा तो वापस बाउंस बैक हो जाएगा या तो उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पहली चीज कि जो न्यूक्लियस है, जिस चीज से वो टकरा रहा है, जो अल्फा पार्टिकल आपका टकरा रहा है, वो बहुत ही डेंस्ड है, बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी चीज,
वो इतना हल्का नहीं है कि अल्फा पार्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ मास होगा। ऐसा तो है नहीं कि अल्फा पार्टिकल का कुछ मास है, वो आकर इस चीज से टकराया, इसको वापस फेंक दिया, वापस इसको छोड़ दिया। नहीं, न्यूक्लियस वहीं का वहीं बना हुआ। तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा मास होगा जो उसके अंदर रखा हुआ है। तो न्यूक्लियस से पहली चीज क्या समझ में आएगी, इसके अंदर चार्ज की डेंसिटी बहुत है, दूसरी चीज के अंदर मास बहुत है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस समवॉट लाइक प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन, हेंस दिस मॉडल इज कॉल्ड द प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। उन्होंने क्या बोला कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो तो बीच में रहता है, एटम के बीच में रहता है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एटम के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जैसे कि आपके प्लैनेट घूमते हैं। सन के अराउंड आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो घूमते हैं, अर्थ मार्स वीनस, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं। वैसे ही एटम के अंदर भी जो न्यूक्लियस होता है वो तो भैया सीधा रहता है, सन की तरह सीधा रहता है, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लैनेट्स जितने भी होते हैं उनकी तरह उसके तरफ ऑर्बिटल में रहते हैं। कैसा दिखता था उनका मॉडल? कुछ ऐसा दिखता था भैया। ये तो था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इधर उधर इर्द गिर्द घूमते रहते थे। ये था प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, जो कि प्रपोज किया गया था किससे? जो कि प्रपोज किया गया था रदरफोर्ड से। ठीक है भैया, आपने पहले डाल्टन के बारे में बताया, डाल्टन ने वो अपनी कोई कहानी बताई, वो आपने गलत प्रूफ कर दिया। उसके बाद आप थॉमसन को लेकर आए, थॉमसन ने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट किया, वहां से कुछ कहानी बताई। उसके बाद फिर उसके कुछ डिसएडवांटेज थे, उसके बाद फिर आप रदरफोर्ड को लेकर आए, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक मॉडल दिया। किसका मॉडल सही है? अभी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, किसका मॉडल सही है। अभी सुनते रहो, सिर्फ ये कहानी समझते रहो। यहां तक अगर तुमको समझ में आया हो तो पहली चीज, अभी हमने एक चैप्टर खत्म किया था क्लास 9th में ही, मोशन। एक चैप्टर खत्म किया था क्लास 9th में, मोशन। ठीक है। मोशन के अंदर तुमने एक चीज पढ़ी है, सर्कुलर मोशन। मोशन के अंदर एक चीज होती है सर्कुलर मोशन। ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है जाकर पढ़ लो एक बार। ठीक है, प्लेलिस्ट इसी चैनल पर है। सर्कुलर मोशन में क्या बोला जाता है कि जो वो ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है। आपका डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सीलरेट हो रहा होगा, और एक्सीलरेटिंग पार्टिकल, जब भी पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा होगा तो उसकी एनर्जी जो है, उसकी जो एनर्जी है वो बाहर छोड़ रहा होगा, कहीं ना कहीं से एनर्जी छोड़ रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बावला फिरा घूम रहा है कि बस वो एक्सीलरेट कर रहा है और इधर उधर इधर घूम रहा है। कुछ ना कुछ एक ऐसी एनर्जी होगी जिस वजह से वो घूम रहा होगा। ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करते हो तो वहां फोर्स हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर आपका जो एटम है ये कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलर मोशन के अंदर है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब एटम को आप कोई एनर्जी दे नहीं रहे हो, एटम को जब आप कोई एनर्जी दे नहीं रही हो तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूम रहे हैं? ऐसी कौन सी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर उधर घूम रहे हैं? और अगर एनर्जी पहले से स्टोर्ड है भी तो इनके कंटिन्यूअस मूवमेंट की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, ये अपनी एनर्जी डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं, अपनी एनर्जी छोड़ तो रहे। कभी एक ऐसा समय आएगा कि इसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जाकर न्यूक्लियस में मिल जाएगा, न्यूक्लियस में तबाह हो जाएगा, न्यूक्लियस में जाकर लड़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर लग जाएगा मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जाकर मिल जाएंगे, जो कि स्पेशली मिलते हैं, और जिस हिसाब से मिलेंगे उस हिसाब से बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन एटम तो स्टेबल होता है, एटम के अंदर कोई ऐसा ब्लास्ट नहीं होता है। इस चीज को तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। इस चीज को आपके रदरफोर्ड भाई साहब तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। यार बात तो सही कर रहे हो आप, एनर्जी आ कहां से रही है इलेक्ट्रॉन को मूव करने की? और मान लो एनर्जी है भी तो एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही है? तो यहां से ये चीज समझ में आई कि भैया एनर्जी एनर्जी छोड़ो, लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि ये एटम जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता रहता है, ये हो सकता है गलत है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं घूमता होगा। तो यहां से रदरफोर्ड का मॉडल भी थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा था। पढ़ लेते हैं आगे। यही बात है, रदरफोर्ड ने बोला कि जो आपका एटम होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और जो उसका न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है साइज में। कैसे? एग्जाम्पल ले लो। पहली चीज तो एटम ही बहुत छोटा होता है। ठीक है। एटम छोटा होने के बाद भी उसकी जो न्यूक्लियस होती है वो उससे और छोटी होती है, उसके और छोटे, लगभग लगभग कितना, 1 लाख टाइम्स स्मॉलर होता है। ये समझ लो, मान कर चलो आप क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हो, क्रिकेट स्टेडियम आपका एटम है, और उस क्रिकेट स्टेडियम में आपने एक काली मिर्च का एक वो रखा, जो काली मिर्च आपने देखी ब्लैक पेपर, काली मिर्च का टुकड़ा आपने रखा, वो आपका न्यूक्लियस है। इस हिसाब से छोटा होता है। ठीक है, वो सब तो ठीक है रदरफोर्ड भाई साहब, लेकिन आप ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों न्यूक्लियस इधर उधर घूम रहा है। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इन सब की बात हम बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में तो बताओ। यहां से जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके अंदर एक लिमिटेशन आ गई।
यहाँ से रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके अंदर एक लिमिटेशन आई। क्या लिमिटेशन आई कि अगर कोई निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो इट शुड लूज एनर्जी, मतलब वो एनर्जी लूज करना चाहिए। लेकिन लूजिंग एनर्जी, जब एनर्जी लूज होगी, वुड मेक इट स्पाइरली इनवर्ट एंड इवेंचुअली फॉल इन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मतलब क्या है कि भैया ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अर्ध गिर्द आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, अब घूम रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज कर रहा है, और जैसे जैसे एनर्जी लूज करेगा वैसे वैसे ये पास आता रहेगा, पास आता रहेगा, पास आता रहेगा, पास आता रहेगा, और आते 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 जाकर सीधा एक बार न्यूक्लियस में जाकर कोलैप्स हो जाएगा। न्यूक्लियस में जब कोलैप्स हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एटम को अनस्टेबल माना जाएगा। लेकिन एटम तो स्टेबल होता है भैया, एटम तो स्टेबल होता है। तो ये था एक बहुत बड़ा लिमिटेशन, ये था एक बहुत बड़ा लिमिटेशन जो कि रदरफोर्ड भाई साहब नहीं समझा पाए थे, उनके मॉडल का अंदर एक लिमिटेशन था। ठीक है, रदरफोर्ड ने खैर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। उन्होंने पहली चीज तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था, उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस जो उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने ये बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं जिस वजह से पूरा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इस वजह से जो आपका पूरा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको उन्होंने इनका नाम दिया प्रोटॉन। ठीक है, उन्होंने इनका नाम दिया प्रोटॉन को। समझ गए? आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब प्रोटॉन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने यहाँ पर दो चीज की डिस्कवरी देखी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी जो कि थॉमसन ही करके चल गए थे। उसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भैया जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन की पहली प्रॉपर्टी होती है मास। मास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, अब यहां पर हम एक बेस ले रहे हैं। क्या बेस ले रहे हैं? हम एक बेस ले रहे हैं, सबसे छोटा एटम जो होता है, सबसे पहला एटम जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। हम जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसका जो मास है उसको रिलेटिव मानकर चल रहे हैं, उसको रिलेटिव मानकर चल रहे हैं कि भैया जैसे मानकर चलो तुम सब्जी लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो तो जैसे ही वो सब्जी तौलता है, सब्जी वाला सब्जी तौलता है, तो वो एक स्टोन रखता है या एक आयरन का ऑब्जेक्ट रखता है, 1 kg का एक ऑब्जेक्ट, जैसे आपने देखा होगा 1 kg का ऑब्जेक्ट एक तरफ रखता है, दूसरी तरफ दूसरी सब्जी का वो वेट नापता है। तो वो एक तरीके से क्या है, रिलेटिव है। जो आपका जो स्टोन है जिससे आप मेजर कर रहे हो, जो आपका आयरन आयरन का टुकड़ा है, ठीक है, जिसको आप बटखरा बोलते हो, वो जिससे मेजर कर रहा है वो रिलेटिव है। यहां पर हम मेजर रिलेटिव क्या लेकर चल रहे हैं, हाइड्रोजन का एटम, कि भैया सबसे छोटा एटम जो होता है हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन का जो मास होता है उसी को हम रिलेटिव लेकर चल रहे हैं। अब यहां पर एक्सपेरिमेंट के दौरान ये चीज मैं तुमको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, ये चीज एक्सपेरिमेंट से आई थी। एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो मास होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये जो बटखरा आप ले रहे हो, जो आप रिलेटिव पॉइंट ले रहे हो, जो हाइड्रोजन का एटम ले रहे हो, उसके मास के 18/40 टाइम्स होता है सर। मतलब 1840 इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तब आपका एक हाइड्रोजन एटम बने। सॉरी पार्ट्स, सॉरी ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जितना हाइड्रोजन का मास है, मतलब हाइड्रोजन का मास 1 है, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो 1/1840 टाइम्स होगा। इतना छोटा मास होता है सर। अच्छा, इतना छोटा मास होता है? जी हाँ, इतना छोटा मास होता है। ये पहले से 1 है, 1 को वापस आप 1840 टाइम्स आप डिवाइड कर रहे हो, तो आप समझ लो कि ये नियरली जीरो नहीं हो रहा है, नियरली जीरो नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, नियरली जीरो होता है। ये एक्सपेरिमेंट का काम है, ये एक्सपेरिमेंट से आया है, ये हाइपोथेटिकल बातें नहीं, एक्सपेरिमेंट से आया है। आप जब हायर क्लास में जाओगे तो समझोगे। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना छोटा होता है, 1/1840 टाइम्स होता है ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये लगभग जीरो के अप्रॉक्स आप मानकर चलो, ये लगभग जीरो के अप्रॉक्स मानकर चलो। तो मतलब हम लोग ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग जीरो लेते हैं। और अगर ठीक है सर, आपने तो रिलेटिव के बारे में बात कर दी, हाइड्रोजन को ले, हमको ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन को उठा के मैं अगर वेइंग स्केल पर रखूंगा तो उसका एब्सोल्यूट मास कितना होगा? उसका एब्सोल्यूट मास इतना छोटा होता है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, 9 × 10⁻⁻28 ग्राम आपका इलेक्ट्रॉन का मास, बहुत छोटा। ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? एक इलेक्ट्रॉन पर आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। और कौन सा चार्ज होता है सर? नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना। मास को हम नेग्लिजिबल लेते हैं, अगर मास को एब्सोल्यूट मास किसी ने पूछ लिया गया तो आप बोल सकते हो ये उतना होता है। चार्ज की बारे में बात करें तो चार्ज कितना होता है ये जरूर याद रखना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, और कैसा चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये बात तो हो गई भैया इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन की बात करो, प्रोटॉन में भी सेम चीज वही है। प्रोटॉन में बस ये चीज है कि जो इसका मास होता है, जो आप हाइड्रोजन रिलेटिव ले रहे थे ना, उसके बराबर होता है, इक्वल होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि भैया यहां पर एक प्रोटॉन का मास आप 1 यूनिट ले सकते हो, 1 यूनिट एक मास का प्रोटॉन ले सकते हो। अगर ऑब्सोल्यूट, ये तो चलिए ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में बात कर लिया, हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर ऑब्सोल्यूटली पूछा जाए तो कितना होता है, 1.6 × 10⁻24 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना था, 9 × 10⁻28। यहां पर कितना है, यहां पर भी छोटा है खैर, लेकिन उससे तो बड़ा ही है, -24 ग्राम। ठीक है, ये चीज आपको मास दिख गया। ठीक है, इसको 1 यूनिट हम लोग कंसीडर करेंगे। चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के अंदर भी जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता था, 1.6 × 10⁻19 कूलम। लेकिन कैसा चार्ज होता है, वहां पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज दोनों के अंदर इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो वो 1 यूनिट के अप्रोक्सीमेटली होता है। तो आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो लिमिटेशंस ऑफ जो रदरफोर्ड मॉडल था वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद भी बहुत सारे स्टेबल मॉडल्स आए थे, उनको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आई थिंक 2 लेक्चर के अंदर और इस चैप्टर को खत्म कर देने वाले हैं। ठीक है, कैसा लगा एक बार इसको जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय।